हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले हमने उसी में क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट एंड उसका नेचर देखा था, मीनिंग डेफिनेशन देखा था। तो 3 वीडियो हम कवर कर चुके हैं, उसके कई सारे पोर्शन। तो आज हम देखेंगे थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। थियरीज़ क्या है ये पहले मैं आपको बता दूँ। थियरीज़ या प्रिंसिपल्स दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो थियरीज़ ये है, जैसे कि हमें पता है साइंस में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा न्यूटन, एडिसन, कितने सारे ऐसे हैं थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने उस पर थिंकिंग रखी, अपना प्रैक्टिस किया, उस पर रिसर्च किया, फिर जाके एक थियरीज दी, प्रिंसिपल दिया और उस पर लोगों ने काम किया। अभी भी काम उस पर होता है, ठीक है, उन सिद्धांतों पे। इसी तरीके से साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे आए थिंकर्स जिन्होंने अपनी रिसर्च की, अब फिर उस पर थियोरी दी। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं आपका कॉमर्स में भी उसी में जो हम पढ़ रहे हैं थियरीज़, इसी तरीके की थियरीज़ है जो बिजनेस में किस तरीके से प्रिंसिपल्स लागू किए जा सकते हैं, किस तरीके की थियरीज़ लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे कि कॉमर्स में अच्छा हो सके। वो थियरीज़ क्यों दी जाती है? ताकि लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और उस पर तरक्की करें, ठीक है, बस इसीलिए थियरीज़ दी जाती है। बड़े बड़े थिंकर्स उस पर प्रैक्टिस करते हैं ताकि कि इसमें और आगे बढ़ा जा सके, इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की उन्नति हो। तो साइंस में इतने आज साइंस यहाँ तक पहुँचा है तो क्यों? इतनी सारी थियरीज़ लोगों ने दी, अपना उसमें कंट्रीब्यूशन दिया, तो जाके आज यहाँ तक साइंस पहुँचा है, ठीक है। सो देखते हैं कि ये थियरीज़ क्या हैं, क्या कहती हैं ये थियरीज़, वो चीज़ें हम देखते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Management theories are the set of general rules that guide the managers to manage an organization। तो ये जो मैनेजमेंट थियरीज़ है जो लोगों ने दी है, जैसे कि टेलर ने दी है, एल्टन मेयो ने दी है, हेनरी फ्योल ने दी है, तो इन लोगों ने थियरीज़ ऑफ मैनेजमेंट दी है, ठीक है। मैनेजमेंट पे कुछ थियरीज़, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कंपनी अप्लाई करती है और उससे कंपनी ग्रो करती है, आगे बढ़ती है, उस अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढती है। ओके, तो इससे कंपनी तरक्की करेगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो एक सेट है, ठीक है, कुछ जनरल रूल्स की, कुछ इसमें ऐसे रूल्स हैं, गाइडलाइंस है जिससे जो गाइड करती है मैनेजर्स को, और उसी के आधार पे, उसी के बेस पे वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी थियरी है वो एक सेट ऑफ जनरल रूल्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है उसमें जो गाइड करती है हर मैनेजर को, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे किया जाता है वो उससे सीखते हैं। थियरीज आर एन एक्सप्लेनेशन टू असिस्ट एम्प्लॉयज़ टू इफेक्टिवली रिलेट टू द बिजनेस गोल्स एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव मीन्स टू अचीव द सेम। मीन्स कि ये जो थियरीज़ है वो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे एम्प्लॉयज़ को असिस्ट किया जाए, कैसे हेल्प किया जाए उन्हें, जिससे कि वो क्या कर सके, जो बिज़नेस का गोल है, जो उसका लक्ष्य है, बिज़नेस ने जो जो एक गोल रखा है, ठीक है, उस पर कुछ ऐसे मीन्स, ऐसे मतलब कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि उसे इस तरीके से अप्लाई करे, अपने एम्प्लॉयज़ पे ऐसे मोटिवेट करे, ऐसे उन्हें गाइड करे जिससे कि वो अपने गोल को अचीव करने में मतलब कि एबल हो सके, ठीक है, मतलब कि अपने गोल को अचीव कर सके एम्प्लॉयज़ की हेल्प से। वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस थियरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस। तो बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स आए जिन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थियरीज दी, अलग अलग। ओके, सो मैनेजमेंट थिंकर्स सच एज फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एल्टन मेयो, हेनरी फ्योल। तो ये तीनों क्या हैं? मैनेजमेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने अपने मतलब कि कह सकते हैं कॉन्सेप्ट दिए मैनेजमेंट पे, अपना प्रिंसिपल दिया, अपनी थियरीज दी, ठीक है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। हैव इंट्रोड्यूस द थियरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोच। कुछ अलग अलग अप्रोचेज दिए, अपनी कुछ थिंकिंग रखी मैनेजमेंट पे। दीज थियरीज आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो थियरी इन लोगों ने दी है वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में है, लार्ज, स्मॉल, या फिर किसी भी लेवल की हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, या फिर लोअर लेवल, तो किसी भी तरीके की कंपनी हो, ठीक है, तो उस पर ये अप्लाई किया जा सकता है। ओके, with appropriate modification, every manager can use this theory by adding some innovative techniques and strategies। So एक appropriate way में वो modification करके, कुछ modify करके, कुछ changes करके उसमें मैनेजर क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ innovation करके, नई नई टेक्निक्स के थ्रू, नए नए टूल्स के थ्रू, ओके, सो कुछ नई स्ट्रेटजीज़ के थ्रू इसे और ज़्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं, इसमें चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड,
ओके। उनकी उनके ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है, क्या डिमांड है, उनके एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से हैंडल करना है, तो उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके। इट मीन्स दीज ओल्ड थियरीज आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरीज। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओल्ड थियरीज ज़रूर हैं, पुराने लोगों ने इसको दिया वो ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज के लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। तो ये आज के ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, मतलब आज के लिए भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जितना कि तब के लिए। ये ओल्ड इज़ गोल्ड बोलते हैं ना, उस तरीके का है, ठीक है। अभी जो साइंटिस्ट दे के गए हैं, जो भी थियरीज दे के गए हैं, जो भी ज्योग्राफी में हम देखते हैं जो भी थियरीज दे के गए हैं लोग, तो क्या वो आज काम नहीं कर रहे हैं? वो सारी चीज़ें अब वैसे ही चली आ रही, काम करती आ रही है अपनी। ओके, सो कुछ उसमें नयापन ला रहे हैं, कुछ उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, बट वो प्रिंसिपल्स अभी भी सब चालू ही है, काम कर रहे हैं अभी भी सब उसी पे, ठीक है। Organizations, workforce and society are forcing some common problems such as centralization of authority, stress, low motivation, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की सारी। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स जो लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ पे काम करते हैं वो बहुत सारे लोग हैं, एंड सोसाइटी, ये लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन की कोई एक ही पर्सन पूरा बोल सकते हैं कि पूरा अथॉरिटी, कोई सिंगल पर्सन पूरी अथॉरिटी लेके बैठा हुआ है, वही सबको कंट्रोल कर रहा है, वही सबको हैंडल कर रहा है, दूसरे की बात सुनता नहीं। जैसे कि सपोज मैनेजर हो गया या कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप लीडर है वही सब कुछ अपने हाथ में लेके रखा है, किसी से कोई ओपिनियन नहीं लेता, किसी का डिसीजन नहीं लेता, सब कुछ अपनी मनमानी करता है। तो ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन है। ओके, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। स्ट्रेस है जहाँ पे ऐसा जहाँ पे एनवायरनमेंट रहेगा तो वहाँ पे स्ट्रेस रहेगा ही, ठीक है। अगर यहाँ पे उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, काम ज़्यादा उन्हें दिया जा रहा है, तो स्ट्रेस होता है, ठीक है। स्ट्रेस भी जहाँ पे है, लो मोटिवेशन है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अच्छे से मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, वो मोटिवेट नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से काम भी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। जितना मोटिवेशन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। एनवायरमेंटल इश्यूज़ कुछ है, ओके, उन जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इतने सारे लोग हैं अलग अलग काम कर रहे हैं, सपोज़ मैनेजर का बिहेवियर एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा नहीं है, या कोई जो ऊपर पे बैठा ऊपर पोस्ट पे कोई बंदा है उसका अपने सबॉर्डिनेट से अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, हेल्थ इशू अगर है एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पे उसे हेल्प नहीं मिल रही है। वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं है, मतलब कुछ उनका निजी कुछ पर्सनल मैटर है वहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी मीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी जो भी होना चाहिए वो नहीं है, मतलब कि जो मैनेजर है सपोज़, या जो पोस्ट मतलब जो हाई पोस्ट पे हैं, जो सुपीरियर मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका जो जवाबदेही है वो सही नहीं है, या एम्प्लॉयज़ की जवाबदेही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ भी काम किए जा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कफोर्स में, सोसाइटी में ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को, वर्कफोर्स को, सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इन सब के प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? Theories of management definitely provide solution in such issues to the management people। तो ये जो theories of management है, जो इन लोगों ने theories दी हैं आपके कॉमर्स में, ओसी में, तो इनकी जो थियरी है मैनेजमेंट थियरी, इसको अप्लाई करके ये क्या करता है? डेफिनेटली प्रोवाइड सोल्यूशन, पक्का ये सोल्यूशन इसको प्रोवाइड करता है। जो भी मैनेजमेंट पीपल को जो भी प्रॉब्लम है, जो इशू है इनके बीच में, जो भी प्रॉब्लम है उसे वो पक्का वो सॉल्व करेगा, उसे ख़त्म करेगा, जो भी रहेगा इनको प्रॉब्लम। अगर ये इस थियरीज़ को फॉलो करते हैं, उससे सीखते हैं, उसे अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब हम देखते हैं हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो अपनी थियरी है उन्होंने कब दिया, कैसे दिया, वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। सो हेनरी फेयोल 1841-1925 वाज अ फ्रेंच माइनिंग सी। हेनरी फेयोल का जो जन्म था वो कब हुआ? 1841 में फ्रांस में हुआ था, ओके, और डेथ उनका 1925 में। तो उन्होंने फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हु टर्न्ड अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? एक कोल माइनिंग होता है ना, तो मतलब जो कोयले की खदान होती है, ठीक है, जो डिग करके कोयला निकाला जाता है वो चीज़, तो वहाँ पे वो एक इंजीनियर थे,
जो बाद में क्या बने, एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बने, ठीक है, और उसके बाद एक सक्सेसफुल मैनेजर बने, मतलब कि बाद में वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल मैनेजर बनते हैं। यहाँ पे उनका प्रमोशन ही हो रहा है। यहाँ पे ये एक इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियरिंग के बाद वो फ्रेंच कंपनी थी एक, उसमें इंजीनियरिंग का काम करते थे। उसके बाद वो एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बने और उसके बाद एक सक्सेसफुल मैनेजर बने। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियरिंग। तो उन्होंने अपना जो फर्स्ट उनका करियर था, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, पहला उन्होंने जॉब कहाँ पे किया, फर्स्ट जॉब एक कोयले की खान में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, उनकी जो पोजीशन थी वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की बन गई। यहाँ पे वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं उस कंपनी में। मतलब जब वो उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी की हालत बहुत बेकार रहती है, इंसॉल्वेंसी में रहती है कंपनी। लेकिन बाद में इन्होंने अपने टेक्निक से, अपने स्ट्रेटजी से, अपने मैनेजमेंट के थ्रू इतना अच्छा मैनेजमेंट किया कि वो कंपनी बाद में बहुत अच्छी, जब ये निकले तो वो कंपनी बहुत अच्छे, जब रिटायर हुए तो बहुत अच्छे एक लेवल पे थी वो कंपनी, ठीक है। After conducting many experiments and observation in organization, Fayol proposed 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administration। तो यहाँ पे वो एक ऑथर भी हैं जो उन्होंने कौन सी बुक लिखी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनके बुक का नाम है, ओके। सो उन्होंने जब वहाँ पे काम करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए, ऑब्जर्वेशन किया, कीनली ऑब्जर्व किया, हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को उन्होंने ध्यान से देखा और उसे ऑब्ज़र्व किया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कब कौन सी सिचुएशन में कैसे स्टेप लेने चाहिए, कैसी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को कैसे कोऑपरेट करना है, एक उनके साथ कैसे कोऑपरेट करके रहना है, उन्हें कैसे मोटिवेट करना, सारी चीज़ें उन्होंने देखी। उसके बाद उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए जो कि उन्होंने अपनी बुक में, जो उन्होंने बुक लिखी है उसमें ये प्रिंसिपल्स को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसी बुक में उन्होंने लिखा है जनरल इंडस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी ये 14 प्रिंसिपल्स है और वहाँ से लाई गई इनकी ये 14 प्रिंसिपल्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो लोग उसे अप्लाई करते हैं, ओके। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। सो मॉडर्न मैनेजमेंट, अभी के जो फादर अगर हम माना जाए किसी को, तो किसे नाम दिया गया उसे, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसे बोला गया, फेयल को, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था मैनेजरियल स्किल को, मैनेजरियल जो भी है उसमें डेवलप करने का इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसके लिए इन्हें ये नाम दिया गया कि ये फादर हैं मॉडर्न मैनेजमेंट की, ये फादर हैं। इतना अच्छा इनका प्रिंसिपल्स है, अगर उसे फॉलो किया जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक तरक्की कर सकता है, डेवलप हो सकता है। Fayol suggested 14 principles of management. These statements serve as a guidelines for decision making and management actions। जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, ये क्या करता है, गाइडलाइंस देता है डिसीजन मेकिंग का और मैनेजमेंट में किस तरीके से एक्शन लेना है, कब किस सिचुएशन में किस तरीके से स्टेप उठाने, डिसीजन लेने, वो सारी चीज़ें इसमें गाइडलाइंस के थ्रू बताई गई हैं, ठीक है। सो ये है उनके 14 प्रिंसिपल्स। एज यू कैन सी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। 14 principles of division of work, principle of authority and responsibility, principle of discipline, principle of unity of command, principle of unity of direction, principle of subordinates of individual interest or organization। तो ये सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उनकी जो भी प्रिंसिपल है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।